Hello students, this is a class for BA Part 2 and we will continue Elegy Written in a Country Churchyard by Thomas Gray from where we left. We have already done 4 stanzas of the poem yesterday and today we will be doing from this part. We have already talked about the rustic forefathers who are buried in the graves in the country churchyard. Now the poet wants to tell something more about them. He talks about the 4 stages where you have to notice the progression of time, especially कैसे समय धीरे धीरे बढ़ता है उसको आपको नोटिस करना है, कैसे किस तरह के अलार्म्स गांव में आपको सुनाई देते हैं. यू हैव टू नोटिस दैट द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न. मॉर्न इज मॉर्निंग. Incense breathing. Incense is khushbu, fragrance. The morning is fragrant. We are talking about 18th century, you know. This poem was written between 1742 to 1750. So it was long back when there were no automobiles on the roads. So the mornings were beautiful. They were incense breathing, fragrant. तो द ब्रीजी कॉल, ब्रीज इज विंड, हवा. तो ब्रीजी कॉल, कॉल इज एक्चुअली अलार्म. सो द अलार्म इन द फॉर्म ऑफ द विंड, द फ्रेग्रेंट विंड ऑफ द मॉर्निंग. वो भी ये 4 लाइनें पढ़ने के बाद वी विल कनेक्ट टू द लास्ट लाइन. द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्निंग, no more shall rouse them. I am reading the 4th line. I am connecting the first line to the 4th line. चौथी लाइन से पहली लाइन को कनेक्ट कर रहा हूँ कि ब्रीजी अलार्म, हवा से जो अलार्म है, खुशबूदार हवा जो सुबह सुबह चलती है. बहुत सारे लोग उस हवा के परिवर्तन से ही वो जो ऑक्सीजन फिल्ड एयर है उसी से लोग उठ जाते हैं. लेकिन ये रस्टिक फोर फादर्स हु आर बरीड इन द ग्रेव्स, दे नो मोर शेल अराउज, वो खड़े नहीं होंगे फ्रॉम देयर लोली बेड. एंड दिस लोली बेड मीन्स द ग्रेव, कब्र. अपनी कब्र से नहीं उठ पाएंगे. किससे नहीं उठ पाएंगे? बिकॉज ऑफ द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्निंग. और कौन नहीं उठा पाएगा इनको फ्रॉम देयर लोली बेड, दैट इज टू से फ्रॉम देयर ग्रेव्स? द स्वेलो. हवा चलती है, उसके बाद चिड़िया उठती है सबसे पहले. तो स्वेलोज, चिड़िया. ट्विटरिंग, ट्विट ट्विट करती हुई, ट्विटर करती हुई चिड़िया. स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रो बिल्ट शेड. अपनी घास फूस के तिनकों से बना हुआ जो शेड है, जो नेस्ट है, उसका घोंसला है, उससे ट्विटर करती हुई चिड़िया भी मैं कनेक्ट करता हूँ 4th लाइन से. द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रो बिल्ट शेड, नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड. वो भी उनको नहीं उठा पाएगी, चिड़िया भी. और चिड़िया के उठने के बाद अगला जो प्राणी है वो कौन है? द कॉक, मुर्गा. उसका क्या है? श्रिल क्लैरियन. क्लैरियन क्या होता है? क्लैरियन एक बाजा होता है जो युद्ध में, युद्ध शुरू होने से पहले बजाया जाता है. तो श्रिल होता है, वो थोड़ा कर्कश होता है. तो कॉक का जो क्लैरियन है, आप देखिए, हवा बहुत लाइट मैसेज भेजती है उठने का. स्वेलो उससे थोड़ा सा तेज होता है, लेकिन इट इज़ क्वाइट काम इन कंपैरिजन टू ए कॉक्स वॉइस. तो मुर्गा जब बांग देता है तो वो श्रिल होता है, कर्कश होता है. उस कर्कश क्लैरियन से नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड. और चौथा क्या है? अगर कोई कॉक के श्रिल क्लैरियन से भी नहीं उठे, मुर्गे की बांग से भी नहीं उठे, तो फिर इकोइंग हॉर्न. हॉर्न इज एक्चुअली बूगल. बूगल किसको कहते हैं? शिकारी जब शिकार पे निकलता है सुबह, तो वो उसके हाथ में बाजा होता है, वो उसको जोर से बजाता है. ही प्लेज इट लाउडली सो दैट द एनिमल्स हिडन इन द फार्म्स कम आउट, लाइक रैबिट्स और दूसरी तरह के जो हैं, और दे आर हंटेड. तो द इकोइंग हॉर्न, हॉर्न जो चारों तरफ से इको करता है,
even that shall no more rouse them from their lowly bed, that is from their graves. तो कहना ये चाह रहा है कि अब ये जो जनरल एक्टिविटीज है ये उनको नहीं उठा पाएगी इन रस्टिक फोर फादर्स को. वाई? बिकॉज दे आर डेड. अगले पे चलते हैं. फॉर देम मतलब फॉर दीज रस्टिक फोर फादर्स नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शेल बर्न. हर्थ अंगीठी को कहते हैं, फायर प्लेस को कहते हैं, चूल्हे को कहते हैं. ब्लेजिंग का मतलब जिसमें से आग की लपट उठ रही है. ब्लेज मतलब द आग की लपट. तो फॉर देम द ब्लेजिंग हर्थ शेल नो मोर बर्न. चूल्हा जो जलाया जाता था कभी उनके वेलकम में, दैट शेल नो मोर बी बर्न फॉर देम. और बिजी हाउस वाइफ प्लाई मीन्स परफॉर्म, कार्य करना, वर्क करना. हर इवनिंग केयर, शाम की जो केयर होती है कि द पीजेंट, द हस्बैंड विल कम एंड शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज कम्फर्ट. तो वो पानी गर्म करती है, कुछ खाने पीने को बनाती है. तो दीज इवनिंग केयर्स विल नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द बिजी हाउस वाइफ्स इन देयर वेलकम. नो चिल्ड्रन रन. और अब नो चिल्ड्रन रन किस लिए? टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न. लिस्प मतलब तुतला के बोलना. बच्चे तुतला के बोलते हैं कब? ऑन देयर सायर. सायर मीन्स फादर. फादर्स रिटर्न, व्हेन द फादर कम्स बैक फ्रॉम द फार्म हाउस. तो दे रन टू वेलकम देयर फादर, टू शेयर द लव ऑफ देयर फादर. तो नो चिल्ड्रन शैल रन. कोई बच्चा नहीं दौड़ेगा. क्यों? क्योंकि नो फादर इज़ कमिंग बैक. क्यों? क्योंकि वो फादर तो डेड हो गए हैं, मर गए हैं. तो नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न. और क्लाइम हिज नीज, वो उसकी नीज पर चढ़ जाते हैं. किस लिए? टू शेयर द एनवीड किस. द एनवीड किस टू शेयर. एवरीबडी इज एनवियस ऑफ ईच अदर. द चिल्ड्रन आर एनवियस टू ईच अदर. किस लिए? so that they may get the first kiss from the father. To share the envied kiss. No children shall climb on the knees. उनके घुटनों पे, नीज मतलब घुटने, घुटनों पे नहीं चढ़ेंगे. सो दिस इज द कॉमन सीन दैट इज जनरली सीन in the countryside area, but for these rustic forefathers who are buried in the graves, these scenes will not be performed. अब ये कैसे लोग थे इनके बारे में द पोएट डिस्क्राइब्स इन दीज नेक्स्ट 4 लाइन्स. ऑफन, ऑफ्ट मीन्स ऑफन, डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड. यील्ड मतलब सरेंडर. द हार्वेस्ट वुड सरेंडर, सरेंडर करती थी किसको सामने? टू देयर सिकल. सिकल कहते हैं हंसिया को या दरांती को जिससे फसल काटी जाती है. An implement which cuts the harvest. So harvest would surrender to their sickles, to their implements. Their furrows often the stubborn glebe has broke. Stubborn मतलब जिद्दी, मतलब hard. Glebe मतलब soil. The soil which becomes very hard, वो क्या हो जाती है? It is broken, often broken. किसके कारण? Because of their furrows. फरो कहते हैं लाइन मेड बाय द प्लो. हल से जो लाइन बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? फरो. तो द फरोज आर मेड इवन ब्रेकिंग द हार्ड सॉइल. ऐसा वो करते थे खेती में. और क्या करते थे? हाउ जैकंड. जैकंड मतलब हैप्पी, जॉयस. हाउ जॉयस डिड दे ड्राइव देयर टीम. और किसान की टीम कौन होती है? उसके हल और उसके बैल. तो उसकी टीम, हल और बैल की जो टीम है उसके साथ अफील्ड. अफील्ड मतलब ऑन द फील्ड. ऑन द फील्ड दे वुड बी वेरी हैप्पी इन ड्राइविंग देयर टीम ऑफ बुल्स. और क्या करते थे वो? हाउ अबाउट द वुड्स. वुड्स मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट से है, ट्रीज से है.
They would bow the trees beneath their sturdy stroke. Sturdy मतलब powerful, very strong. Stroke मतलब चोट मारना. तो stroke किसका? Of their axe. अपने कुल्हाड़े के चोट से they would bow, झुका देते थे, तोड़ लेते थे किसको? बड़े बड़े पेड़ों को. So actually in these four lines the work of a peasant is depicted, it is portrayed. तो ये काम कम नहीं है. अब उसके बाद द पोएट tries to evoke sympathy for these rustic forefathers. He says, let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. अब यहाँ पे ambition is used as noun, but it is used for ambitious people. When we say ambition, we mean to say ambitious people. So let not ambitious people mock. Mock means laugh at, ridicule, हंसना, हंसी उड़ाना. Their useful toil, उनका जो टॉयल है, हार्ड वर्क है, वो कैसा है? इट इज़ वेरी यूजफुल. वाई इट इज़ वेरी यूजफुल? बिकॉज इफ़ दे डू नॉट वर्क देर विल बी नो हार्वेस्ट एंड वी विल नॉट बी एबल टू लिव. तो उन्हीं के हार्ड वर्क पे तो हम जिंदा रहते हैं. तो देयर टॉयल, देयर हार्ड वर्क इज़ वेरी यूजफुल. तो नो एम्बिशियस पीपल, और एम्बिशियस पीपल का मतलब द पीपल हु वांट टू बिकम aristocrats, the people who want to become important people in the कोर्ट ऑफ द किंग. राजा की कोर्ट में जो बड़े पद लेने वाले लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, आजकल जैसे लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आरएएस बनना चाहते हैं, या बड़े पद धारण करना चाहते हैं, वैसे. तो एम्बिशियस पीपल शुड नॉट लाफ एट देयर यूजफुल टॉयल. और किस पे हंसी नहीं उड़ानी चाहिए उनको? लेट नॉट एम्बिशियस पीपल लाफ एट देयर होमली जॉयज. होमली मतलब सिंपल, जो घर में मिल सकती है, जिसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ता. तो ऐसी होमली जॉयज उनकी थी. और होमली जॉयज में वी हैव ऑलरेडी सीन कि हाउस वाइव्स आर बिजी इन देयर वेलकम डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, और द चिल्ड्रन वुड रन टू वेलकम देम. ये सब उसकी हाउस होल्ड जॉयज हैं, होमली जॉयज हैं. तो दे शुड नॉट मोक दीज होमली जॉयज. बड़े लोगों को हो सकता है कार लेने से खुशी मिलती हो, या कोई रथ लेने से खुशी मिलती हो, लेकिन दीज रस्टिक फोर फादर्स वुड बी हैप्पी विद देयर फैमिली जॉयज, होमली जॉयज. एंड एम्बिशियस पीपल शुड नॉट मॉक देम एट देयर ऑब्सक्योर डेस्टिनी. डेस्टिनी मतलब भाग्य. और भाग्य कैसा है उनका? ऑब्सक्योर है. ऑब्सक्योर मीन्स हिडन. हिडन मतलब दे आर नॉट वेरी पॉपुलर लाइक एम्बिशियस पीपल. Ambitious people, the deeds of these ambitious peoples are published, they are talked about. बड़े बड़ी लोग बात करते हैं उनके कॉफ़ी हाउसेस में या कोर्ट्स में, लेकिन इनके बारे में, किसान के बारे में नो बडी टॉक्स. तो ही सेज, इफ़ their destiny was obscure, if they were unknown, if their names were hidden from the public eye, so they should not, ambitious people should not mock their, them. Nor grandeur. Grandeur means grand people. Grand का मतलब big, very high people. The big or high people should not hear with a disdainful smile. Disdainful means scornful. तिरस्कार करती हुई सी हंसी से न सुने. हंसी उड़ाने वाले अंदाज में कई लोग सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं? द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर. गरीब लोगों का एनल्स. एनल्स मतलब हिस्ट्री. एनल्स मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री. तो उनकी हिस्ट्री जो है ना, वो बड़ी सिंपल है, बड़ी शॉर्ट है. और शॉर्ट और सिंपल क्या है कि हर साल वो 10 क्विंटल या 20 टन या 60 टन या 100 टन अनाज पैदा करते हैं बस. तो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी सिंपल, और दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी यू कैन से डिसडेनफुल. ये कोई तिरस्कार करने की चीज़ नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. बट जनरली वॉट हैपन्स, द ग्रैंड पीपल generally do not let other people compare their farmers with their
grand uh, endeavors, big things that they do. So, grand people should not hear with a disdainful smile, scornful smile, the short and simple records, historical records of the poor. ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसका जवाब वो अगले 4 लाइन में देता है। क्यों? क्योंकि द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, बोस्ट का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ब्रैग करना, वो। तो द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, इफ़ यू आर बोर्न इन ए बिग फैमिली, इफ़ यू आर बोर्न इन ए रॉयल फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, उसका बोस्ट, आपका ये घमंड कि मैं तो राजा के घर में पैदा हुआ हूँ, वो। या द पॉम्प ऑफ पावर, इफ़ यू आर पावरफुल, तो आपके साथ पॉम्प चलता है। पॉम्प का मतलब शो ऑफ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, व्हेन द गवर्नर और ए प्रेसिडेंट और ए प्राइम मिनिस्टर और ए मिनिस्टर कम्स ऑन द रोड, उनके आगे आगे बहुत सारे रेड लाइट वाले व्हीकल्स चलते हैं उनके वेलकम में, उनकी सिक्योरिटी में। तो ये सब पॉम्प है उनका, पॉम्प एंड शो है किसका? पावर का। तो द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर, ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गैव। दो चीज़ें और आदमी को पावरफुल होने का भाव देती है, और वो क्या है? ऑल दैट ब्यूटी एवर गैव, द ब्यूटिफुल पीपल आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ग्रेट। आपने देखा होगा, मिस वर्ल्ड बनती हैं, बहुत सारे लोग मिस्टर यूनिवर्स बनते हैं, ये सब जो हैं, बिकॉज ऑफ योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, बिकॉज ऑफ योर फिजिकल ट्रेड्स, यू आर praised, you are admired, you earn so much, you become models, आप मॉडल बन के वो सब कमाते हो। तो ब्यूटी के कारण कई बार बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में मिलती हैं रियल लाइफ में। तो वो ऑल दैट ब्यूटी एवर गैव। या फिर चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, या तो आप राजा के घर पैदा हुए हो, या आप पावरफुल हो, या आप बहुत खूबसूरत होने के कारण हो, बहुत सारा आपको डेस्टिनी से मिलता है। या फिर क्या है? ऑल दैट वेल्थ एवर गैव, या आप यू आर वेल्दी, आपके पास पैसा बहुत है, आप बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुए हो, तो वो सब जो मिला, दे ऑल, चाहे वो हेराल्ड्री है, चाहे वो पावरफुल पीपल हैं, चाहे वो ब्यूटीफुल पीपल हैं, और चाहे वो वेल्दी पीपल हैं, दे अवेट अलाइक, वो भी वेट करते हैं। अलाइक मतलब इन द सेम मैनर, किसको? द इनएविटेबल आवर। इनएविटेबल मतलब विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, विच इज़ श्योर टू कम टू एवरी वन, जो सबके लिए अवश्यम भावी है, ऐसा आवर, ऐसा मोमेंट, ऐसा क्षण। और वो जो सबके जीवन में आता है, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो बहुत खूबसूरत हो, चाहे वो बहुत पावरफुल हो, चाहे वो बहुत ऊंचे कुल से हो, तो वो इनएविटेबल आवर क्या है? दैट इज़ डेथ, वो मृत्यु है। तो मृत्यु के लिए सभी समान रूप से वेट करते हैं, दे वेट अलाइक इन द सेम मैनर, मतलब मृत्यु सबकी सेम वे में आती है। क्यों? क्योंकि द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, ये जो 4 चीज़ें उसने बताई, हेराल्ड्री, पावर, ब्यूटी एंड वेल्थ, दे आर पाथ्स ऑफ ग्लोरी। आपको इस जीवन में ग्लोरी के रास्ते पे ले जाने वाली ये 4 चीज़ें हैं। आइदर यू आर बोर्न in a big family, royal family, or you are powerful, or you are very beautiful, extraordinarily beautiful, or you are extraordinarily wealthy. The paths of glory lead but to the grave. Ultimately, they lead only to the graveyard. अंत में सबका रास्ता कहाँ पहुँचता है? कब्र पे पहुँचता है। सो इन दिस मैनर द पोएट वांट्स कि एम्बिशियस पीपल और ग्रैंड पीपल शुड नॉट मॉक द रस्टिक forefathers. They should not be laughed at. Their toil, their useful toil should be also praised. ऐसा पोएट बोलता है। एंड वी विल बी डूइंग दिस मच टुडे, रेस्ट ऑफ द पोएम वी विल डू टुमारो। थैंक यू।